दोनों ही तस्वीरें भड़कते, जलते और बर्बाद होते बांग्लादेश की हैं। पहली तस्वीर में आरक्षण के खिलाफ पूरा बांग्लादेश सड़क पर दिख रहा है। एक वक्त की रोटी और पानी के लिए तरस रहा है बांग्लादेश। ऐसा मैं नहीं कह रही, वहां से हालात जो क्षण के हमारे सामने आ रही है उसी के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि वहां के लोगों की हालत अभी बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे बिन पानी मछली। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद हूँ और वहां के लोगों से जानना चाहती हूँ कि इस पे उनकी क्या राय है, क्योंकि बांग्लादेश को कहीं ना कहीं आजादी दिलाने में सबसे बड़ा हाथ जो रहा है वो हिंदुस्तान का रहा है और उस समय की सरकार का रहा है। सर, इस पे आप क्या कहेंगे कि जो बांग्लादेश में अभी खास तौर पे हिंदुओं की हालत है वो बद से बदतर है? हाँ, वो क्योंकि वहाँ के पे ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि जो व्यवस्था गड़बड़ थी व्यवस्था के तहत। और वहाँ जो हिंदू जहाँ भी हैं, हिंदुओं की बद से बदतर इसी देश में बदतर है। और तो ज्यादा हिंदू वहाँ के मंदिर जला दिए गए हैं। अभी कल का एक खबर है कि वहाँ के इस्कॉन मंदिर में बहुत भीषण आग लगा दी गई है। सब जगह होगा, तो ऐसा कुछ नहीं समझ गो। और यहाँ जैसे कि यहाँ का आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश के ऊपर ये है ना कि बांग्लादेश को एक ऐसा इंदिरा गांधी ने बनवाया था और उसको सपोर्ट हिंदुस्तान का है, इसलिए वहाँ के आतंकवादी और जिहादियों ने वहाँ पे सपोर्ट करके और वहाँ पे जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे इनको अपदस्थ करके और वहाँ पे पूरी सरकार बनाना चाह रहे हैं। वहाँ आतंकवादियों की सरकार बनेगी, इसका भी निर्णय होगा, बहुत जल्दी होगा, ऐसा कुछ नहीं। और जो वहाँ के हिंदू हैं, हम तो यही कहेंगे कि उनको यहाँ पे लाया जाए और उनका संरक्षण किया जाए, क्योंकि वहाँ वैसे भी कम रह गए। शुरू में करीब 12-14% थे, अब 1.5-2% रह गए। 2 करोड़ हैं, नहीं वो भी मारे जाएंगे, वो मारे ही जाएंगे। जहाँ भी रहेंगे हिंदू मारा ही जाएगा, वो बचेगा नहीं, वो अपने कर्मों से मारा जाएगा वो, क्योंकि हिंदू मारा जाए, सर ऐसा इनका कहना है। इस पे आपको क्या लगता है, सरकार को इस पे क्या रणनीति अपनानी चाहिए कि वहाँ के हिंदुओं को क्या हिंदुस्तान वापस लाना चाहिए? अच्छा, एक बात हमको समझ में नहीं आती, दुनिया की कोई भी फैक्ट्री, कोई भी जो है उसको बम कह लीजिए हम लोग साधारण भाषा में, कोई ऐसा बम और कोई ऐसी मिसाइल बनाई गई है कि जिस देश में हम मारे वहां हमारा विरोधी ही केवल मर जाए। कोई ऐसी गोली मेरे संज्ञान में नहीं है कि जिस गोली से ब्राह्मण मर सकता है और ठाकुर नहीं मरेगा, यादव मर सकता है, हरिजन नहीं मरेगा। अरे गोली और तोप का तो स्वभाव ही जलाना है, आग का स्वभाव जलाना है। वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं जलेगा, वो जहां लगेगी तहां जलाएगी। लेकिन हिंदुओं के मंदिर को तो जलाया जा रहा है, उनकी भावनाओं को तो ठेस पहुंचाया जा रहा है। अब हमको नहीं लगता कोई अब तक हमारे सामने मंदिर का पिक्चर नहीं आई। कल इस्कॉन को जलाया गया, वहां तो मस्जिद भी धराशायी हुई है। जब हमला हुए हैं तो वहां आप देख लीजिए कि अगर मंदिर की दहलीज पर हम डिबेट कर रहे हैं तो हम मस्जिद को भी ईमानदारी से दिखा देना चाहिए। और रह गया सवाल, कृपया आप लोगों से चैनल पर मैं साफ साफ हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि समाज को समाज रहने दो, समाज में सद्भाव को बच जाने दो, समाज की एकता बनी रहने दो, नहीं तो फिर वही होने वाला है कि 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कोई हिंदू हिंदू करता मर जाएगा, कोई मुस्लिम मुस्लिम करता मर जाएगा, मिलेगा दोनों को कुछ नहीं। न हिंदू मिलेंगे, न रामे मिलेंगे, न रहीम मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। अब हम सब्जेक्ट पर आते हैं। आखिर ये जो बांग्लादेश में चिंगारी आई वो क्यों आ गई? वो हिंदू मुसलमान पर नहीं आई। जब अप डाउन होने लगेगा, जब 70 और 30 का रेशियो में पूरा करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी, तो जो तबका अन्न के लिए तड़प रहा है, जो तबका दवा के लिए तड़प रहा है, जो तबका अपने बच्चों को फीस देने के लिए तड़प रहा है, जो तबका दवा के लिए तड़प रहा है, वो तो सड़क पर आएगा।
उसे हम और आप कोई रोक नहीं सकते। सर आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम को ना बांटे, वहाँ के लोगों अगर तरस है तो पूरा बांग्लादेश तरस है, ना हिंदू तरस है ना मुस्लिम तरस है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक एक तबका ऐसा है जो दूसरे तबके को तंग कर रहा है। वहाँ के हिंदुओं का एक कहना है, भारत सरकार से उसने अर्जी लगाई है, 1 करोड़ अर्जी बांग्लादेश से आई है कि आप अपने देश में हमें पनाह दें। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जिसको आप बांग्लादेश के रूप में देख रही हैं, जिसको आप हिंदू मुस्लिम के दर्पण में बांट रही हैं, कल वो वही लोग हिंदू थे और वही लोग मुसलमान है। वो कोई मुसलमान जो है इंग्लैंड से नहीं आए हैं, वो मुसलमान अमेरिका से नहीं आए हैं, वो चाइना से नहीं आए हैं, वो मुस्लिम आप ही हैं। क्या बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिला देना चाहिए? हिंदुस्तान का वो अंग था, हिंदुस्तान का वो पार्ट था। आप मिलावे ना मिलावे ये आपका मामला है। रह गया सवाल कि किसी भी क्राइम को जात के आधार पर वो उसका न संचालन हो सकता है, न देखा जा सकता है, न कार्रवाई हो सकती है। हम एक मानवीय व्यवस्था का रचना में जो एक इंसान की भूमिका होती है, जो सद्भाव में एक इंसान की भूमिका होती है, जो एकता में एक इंसान की भूमिका होती है, मैं इंसान की बात किया, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। अब बम का स्वभाव, चाहे वो हिंदू पर गिरेगा उसका भी मौत होगा, मुस्लिम पर गिरेगा उसका भी मौत होगा, राजा पर गिरेगा उसका भी मौत होगा, सड़क पर भिखारी पर गिरेगा, वो भेदभाव नहीं कर सकता। जी सर, आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे हिंदू का मंदिर, इस्कॉन मंदिर ही नहीं है। इस्लाम बिल्कुल हिंदू का मंदिर नहीं है। अच्छा, तो उसमें तो कृष्ण है। कृष्ण किसके देवता? बात तो सुनेंगी, जब उसका मालिक, उसका जो है ट्रस्टी जितने हैं वो सब विदेशी हैं, न्यूयॉर्क में उसका दफ्तर है, तो हिंदुस्तान का हो सकता है क्या? वो न्यूयॉर्क में दफ्तर है, लेकिन उसको जो वो धर्म अपनाए हैं वो तो हिंदू है। कौन धर्म अपनाया है? क्रिश्चियन का कोई धर्म होता है? व्यापार धर्म होता है उसका। कौन में जो मंदिर है वो तो कृष्ण के नाम पे है। नाम रखने से क्या होता है? हम मोहम्मद शरीफ का नाम जो है मोहम्मद कृष्ण रख देते हैं तो हिंदू हो जाएंगे क्या वो? हैं? और जो आज बवाल हो रहा है बांग्लादेश में, उन हिंदुओं को मारने का जो श्रेय जाता है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इसमें मोदी कैसे शामिल होगा? बताते रहा हूं आपको, एक ही दिन में शेख हसीना को नहीं हटाया गया। जून में हमारे भारतीय बच्चे 8-10 हजार वहां से आ गए, अभी 8-10 हजार बच्चे हमारे वहां पर हैं। सरकार ने लाने का क्या प्रयत्न किया? दूसरी बात, शेख हसीना को बुला करके 15 अगस्त को झंडे की सलामी दी जाती है, 6 दिन पहले बुलाया जाता है। उनके यहाँ बवाल चल रहा है, आप क्यों उनका सहयोग कर रहे हैं? शेख हसीना हिंदू है या मुसलमान है? अपने पड़ोसी का सहयोग करना गलत है? पूछ रहा हूँ ना, शेख हसीना मुसलमान है या हिंदू हैं? आप बताएं। मुस्लिम है ना? उनको अपदस्थ करने वाला कौन है, हिंदू या मुसलमान? मुस्लिम ही है ना? तो आपस की लड़ाई है, उनको लड़ने दो। हिंदू को उसमें क्यों देख रहे हो? शेख हसीना को आप भारत न लाए होते तो निश्चित तौर पर वहाँ के हिंदू और मंदिर उजाड़े न गए होते। शेख हसीना का हत्या हो जाता। शेख हसीना का हत्या हो जाता तो वो अपने घर के परिवार को मारते ना। हमारे भारतीय लोग तो नहीं मारते, जिनके लिए आप कह रहे हैं सरकार पलट डी मारते। जो मूर्ति तोड़ी गई है पूरी सरकार की बात कर रहे हैं दद्दा हमारे, तो शेख हसीना को लाने वाला यहाँ पे कौन? यही बात तो मैं कह रहा हूँ, हिंदुओं का हत्यारा, बांग्लादेश के हिंदुओं का हत्यारा, वहाँ के मंदिर को नुकसान पहुंचाने भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कोई नहीं है, मोदी जी नहीं है। मोदी जी नहीं है। इनका ये कहना है नुकसान पहुंचाते। कोई नहीं, मेरा नाम मोहम्मद गुफरान, ठीक है ना? मोदी जी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मोदी जी से कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई नहीं है। वहाँ के लोग उस चीज के जाने, वहाँ के लोग कि वहाँ के लोग। लेकिन मोदी ने शेख हसीना को शरण तो दी है, उन्होंने यही तो कहा है कि शरण दी है, अगर नहीं देते तो शायद वो अपना देश संभाल रही होती। ना अभी पूरी सरकार पलट दी। वहाँ की आवाम ने, बांग्लादेश की आवाम ने पूरी सरकार पलट दी। क्यों पलटी? आरक्षण को लेके वहाँ बहुत पहले से बवाल चल। तो फिर क्यों पलटी वहाँ की सरकार? क्यों रोड पे उतर आई? ऐसे ही उतर आई रोड पे। जिस जगह पे भ्रष्टाचार ज्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है सरकार पलटी जाएगी। और यही हम इंडिया में चाहते हैं, यही इंडिया में आप क्या चाहते हैं? इंडिया में यही चाहते हैं। मोदी सरकार हम नहीं चाहते, सीधी बात। मोदी सरकार नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के एक आरोप नहीं लगे उन पे, आप उनको किस बुनियाद पे हटाना चाहती है? फूल मंडी तोड़ी बिल्डोजर से। लेकिन दूसरा जगह भी तो दिया, एक जगह से उठा के उसे दूसरी जगह रखी भी तो गई है। उस चीज को मानते पुरानी हैं। क्यों की? पुरानी क्यों तोड़ी? जितने साल से डेवलपमेंट के लिए इंडिया गेट को हटा करके लखनऊ में बनवा दो।
क्या उसका महत्व रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। हाँ? रहेगा। आखिर जवाहरलाल नेहरू की जगह पर, इंदिरा गांधी की जगह पर, मनमोहन सिंह की जगह पर नरेंद्र मोदी को लाया गया है, तो उसका कोई प्रधानमंत्री का महत्व है? जिस दिन प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे नरेंद्र मोदी को कोई पूछने वाला मिलेगा? प्रधानमंत्री कहेगा? सही है, कुर्सी का नाम होता है, इंसान का नहीं, कुर्सी का काम होता है। भारत में बढ़ी हुई है। जो आप श्रीलंका में हुआ उसके बाद बांग्लादेश में हुआ, तो हो खुदा ना खास्ता भारत के युवा भी कर सकते हैं ऐसा? आपने ऐसा बीज बोने वाला शेख हसीना को ला दिया जिसके बदौलत वहां पर ये बवाल हुआ है। वहां पर 15% लोग बेरोजगार हैं, 3 करोड़ लोग। आप ये नजारा हिंदुस्तान में देखना चाहेंगे? बिल्कुल, सच बताइए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री अगर 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहेगा और नहीं देगा, भ्रष्टाचार फैल जाएगा, तो क्यों नहीं जनता करेगी? क्या पेट रख करके आप करेंगे? आपको कहा दे माइक रख दीजिए, फ्री में काम करे, करेंगे क्या? नहीं करेंगे तो आप अपने मालिक के खिलाफ उद्बोधन करेंगे, नहीं करेंगे? तो निश्चित तौर पर जनता जो सरकार का काम है जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाना, भ्रष्टाचार फैलाना नहीं है। इस सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ, शेख हसीना को क्यों लाया गया? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वहां के किसी हिंदू को मारने की बात कही जा रही है और भारत में दिखाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार है। सर, आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार है? जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के मत्थे ये मर रहे हैं? ऐसा है, ज़्यादा कहना तो नहीं है, लेकिन मेरा एक ही स्पष्ट कहना है कि नरेंद्र मोदी भारत का जो भगोड़ा है, सब स्वागत का भगोड़ा। हाँ हाँ बता रहा हूँ। भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा नरेंद्र मोदी है, और वो ऐसा वो है कि गुजरात में क्या नहीं कराया और कौन सी चीज नहीं कराया। सारे कागज पत्तर फाड़ दिए गए, जज की हत्या हुई, ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? गुजरात से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब हिंदू नहीं थे, या उनके मंत्रिमंडल में जितने भी पार्टी के लोग लगे थे वो हिंदू नहीं थे। जब नरेंद्र मोदी जी आ गए तभी हिंदू का पिटारा आ गया। समझने की फेर है। और यदि इस पर नहीं कोई समझ पाया तो मेरा स्पष्ट कहना है कि बांग्लादेश में जो घटना हुई या जहां भी जो घटना हुई उसको देखते हुए भारत में नहीं आना चाहिए था, उनको नहीं बुलाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ही बीज बोया। कौन बोया? नरेंद्र मोदी ने बोया। कब बोया? 15 अगस्त पर जब उनसे झंडा पकड़ा। हो सकता है कि वो एक संदेश देना चाहते हो वहां के लोगों को कि भारत अभी भी उनके प्रधानमंत्री जो अब पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पर उनका सपोर्ट कर रही है। प्रश्न करेंगी आप ही, ज्यादा प्रश्न करेंगी तो मैं उत्तर क्या दूंगा? तो हाँ, तो उस पर जो है अब आज से एक ही सवाल मेरा स्पष्ट कहना है कि संदेश नहीं था, देश को एक टुकड़े टुकड़े में बांटने की साजिश रची भारत में भी रची जा रही है। कैसे? बजट आया, देश का बजट आया जो 12 और 16 के चक्कर में बजट फंस गया और प्रदेश कहाँ चले गए? आंध्र प्रदेश और बिहार की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे कहा, मैं 12 और 16 की बात कर रहा हूँ। एक जगह के 16 आए, एक जगह के 12 आए। इन दोनों के चक्कर में पुराना तो गठबंधन खत्म हो गया, नया गठबंधन आ गया, सरकार बन गई, तो 12 और 16 के बीच में हम फंस गए। हम यूपी के हैं, यहाँ भी देख लीजिए क्या है देश। यहाँ का तो मामला अभी अयोध्या पे अटका हुआ है। अयोध्या पर, हाँ अब आइए आप, अब देखिए एक मिनट, एक ही बात पर चलिए, या तो बांग्लादेश पे चलिए या तो फिर अयोध्या पे चलिए। अब अयोध्या की बात करते हैं। चलिए आइए, अब अयोध्या की बात करते हैं। आज की खबर है कि लड़की की जो उम्र है वो 12 से अब 14 साल 6 महीने की है, और डीएनए वाले जो मांग अखिलेश यादव ने किया है, इस पे आप क्या कहते हैं? आप ये बताइए, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि कल मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने एक लड़की आई और बच्चे को लेके आई, और बच्चे को लाने के बाद
मुख्यमंत्री के आवास गई। उन्नाव रेप केस का भी मामला मैं बता रहा हूँ आप अयोध्या ले रही लेकिन इसको नहीं ले रही हैं, इसको भी लीजिए। वही मैंने सवाल पूछा, आप लगे हाथ जवाब दीजिए ताकि मैं और लोगों के पास। अब जवाब दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री आवास आई, मुख्यमंत्री के यहाँ गई, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद या मुख्यमंत्री के लोगों से मिलने के बाद वो बाहर आई है। क्या एक तरफ अपने बच्चे को बैठाई, बैग रखी, उसके बाद बैग से निकाली, पेट्रोल छिड़क ली और मर गई। इससे मैं साफ साफ जाहिर है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकिन सर अभी वो हॉस्पिटल में है, अभी वो हॉस्पिटल में। नहीं, गिरफ्तार करना चाहिए। क्यों? ये देखिए पीछे से आवाज आ रही है कुछ और, लेकिन मेरे कहने का मतलब मेरा स्पष्ट कहना है, कि हाँ सर, इस पे आप क्या कहें? पहली बात, जो लोग जब आप प्रश्न करते हो उनको उत्तर देना चाहिए। जब पत्रकारों पे खुद प्रश्न कर रहे हैं तो उत्तर क्या देंगे? पत्रकारों पे खुद प्रश्न करने वाले लोग क्या उत्तर देंगे आपके बात का? और दूसरी बात, ये लोग कहते हैं ये स्वतंत्रता सेनानी थे। बताओ, देश में जो विष बो रहा है स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है? जो देश के खिलाफ बोल रहा है वो स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है क्या? वो कह रहे हैं कि वो देश के भविष्य को देख रहे हैं कि आगे चल के ऐसा हो सकता है, इसलिए वो अभी से सवाल उठा रहे हैं। पहले अपनी भविष्य देख लें, तब देश की भविष्य और देश की चिंता करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश की चिंता करने वाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ थे। प्रदेश की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की चिंता आदरणीय योगी आदित्यनाथ। आप ये प्रधानमंत्री से खुश हैं? प्रधानमंत्री से हम ही नहीं, पूरे देश की जनता खुश है। बताइए, पिछले सरकारों में कांग्रेस की सरकार थी, कितने घोटाले हुए, कितने लोग 2G स्पेक्ट्रम से लेके कितने रेल घोटाले, कितने घोटाले। आज प्रधानमंत्री बताओ, गरीब को आवास देने की जो सोच है, हर घर को छत मिले, हर इंसान को छत मिले। आज बताइए, धूप और बरसात से कितने गरीब लोगों के पास घर नहीं था, भीगते थे बेचारे, कपाते थे ठंडी में, कड़क ठंड में। आज उनके पास घर है, वो मोदी जी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, धन्यवाद अदा कर रहे हैं कि ऐसी सरकार जो। बताइए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम 2 रुपए भेजते हैं, 25 पैसे पहुंचता था। आज मोदी जी की जो सोच, इन्हें तो मिला भाई, घर कहाँ मिला? अरे भाई कहाँ मिले, किसको मिला? सुनिए, पूरे देश एक मिनट, देहात में सब, एक मिनट, देहात में तुमको मिला है? हमको मिला है, हमको मिला है। लो रजिस्ट्री दिखाओ, लो रजिस्ट्री। अरे एक मिनट, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी तो नहीं मिला। आपने अप्लाई किया था? हमने अप्लाई करा। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है उसके सारे साथ होते हैं। और देखिए, गरीब इंसान है, गरीब इंसान है, मुसलमान है, मुझको नहीं मिला, मुझको नहीं मिला, मुझको नहीं मिला, मुझको नहीं मिला। ये मोदी जी के सगे, ये मोदी जी के सगे, ये मोदी जी के सगे। 40,000 आए, ये 40,000 आए हैं, आप देख लीजिए। ये 40,000 आए, ये सरकार की नीति, विपक्ष की नीति है, ये विपक्ष की नीति है। आप इससे स्पष्ट क्लियर कर लीजिए। इनको मिला, ये मिला है, नहीं मिला है, मुझको नहीं मिला। ये मोदी जी, और हम आपको बताते हैं, एक मिनट, अरे एक मिनट, बात हमारी नहीं मिले, एक मिनट, अरे एक मिनट, आपने आज देखा होगा बिहार का कि नौकरी घोटाला में तेजस्वी यादव का और एक मिनट, बिहार मुसीबत में पड़ा हुआ है। बात तो हमारी सुन ले। बिहार वाली नौकरी वाले मामले में तेजस्वी के लालू के खिलाफ सबसे ज्यादा बिहार में लालू। अच्छा, समझ रहे हैं सर। हम आपसे अब सीधा आप अयोध्या पे आते हैं। अब मैं अयोध्या से आती हूँ आपके पास। अयोध्या वाले मामले पे सर आपका क्या कहना है? अयोध्या में जो घटना घटी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत आहत है। और जहां तक अभी खबर आई है कि वो बच्ची की उम्र 14.5 वर्ष है, और जैसा खबर आई कि वो उनके जो है अफेयर्स चल रहे थे उस बच्चे से जिसके साथ इस तरह की घटना हुई 2-3 महीना या 6 महीना से। तो इसमें जो है अगर DNA टेस्ट हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब तो वो जो है चल रही है। ये चीज तो उनके परिवार वालों ने बताया कि उससे कुछ महीनों से अफेयर था, जो बात आप कह रही है। बात की देखिए, मैं कई बार आपके चैनल से और अन्य चैनलों पे भी बोला हूँ कि सरकार ने जो अभी उनका घर तोड़ दिया, चलाएं कि पहले चरित्र निर्माण और संस्कार निर्माण की योजना चलाएं। दूसरी बात कि बिना दोष के किसी का घर भी तोड़ देना गुनाह है, नंबर 1 बात। दूसरी बात कि वो लेखपाल कानून गो के घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। जब कोई अपराध हो जाता है तब आदमी का घर जो है सरकारी जमीन में हो जाता है, ग्राम समाज की जमीन में हो जाता है, नजूर की जमीन में हो जाता है। उससे पहले वो कानून को लेखपाल क्या कर रहे थे, वो इसकी भी जांच होनी चाहिए।
चूंकि जब अपराध हो जाते हैं तब घर जो है नजूल की जमीन में आता है और ग्राम समाज की जमीन में आता है, सरकारी जमीन में आता है। इससे पहले क्यों नहीं आता? तो पहले उन अधिकारियों के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, लेखपाल और कानूनगो के घर पे। ये बुलडोजर चलना कहाँ तक सही है? अगर कल को वो व्यक्ति निर्दोष साबित होता है तो सरकार क्या करेगी? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट निर्देश देती है कि उनको जो है घर बनवा के दिया जाए, तब फंसती है सरकार। सरकार को त्वरित इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए, गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो सच है सच का साथ देना चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो। आज सरकार तो बदलती रहेंगी, पीछेगी आम जनता। आम जनता आज ये जो घर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, 500 लोगों को चलवाएंगे, कल दूसरा आएगा तो 1000 लोगों पे बुलडोजर चलाएगा, तो पिसेगी तो जनता। चाहे भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। आपको नहीं लगता कि आप समाज का चेहरा है? आपको इसके लिए सरकार से बात करनी चाहिए कि पहले तथ्य है वो तो पहले साबित होने से पहले ही बुलडोजर चला दी जा रही है। हम लोग चैनलों के माध्यम से और अखबारों में दिया करते हैं कि पहले जांच परख हो जाए, तब इस तरह की जो है बुलडोजर चलाया जाए या उसको खंभे में टांग के जो है फांसी की सजा। सरकार नहीं सुनती। इससे पहले सरकार को सोचना चाहिए। सरकार जो है, सुनिए, सरकार के कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, समझिए आप। सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए इस तरह की बातें हो रही। नहीं तो उससे पहले क्यों नहीं वो ग्राम समाज की जमीन को निकालते हैं? क्यों नहीं जो कानून को लेखपाल गांव में जाते हैं? केवल कहते हैं कि हम जनता के नौकर हैं। जनता का नौकर कभी नहीं गांव में जाता कि हाँ श्रीमान जी आपकी क्या परेशानी है। वहाँ क्यों नहीं पहले जाते लेखपाल को सबसे पहले जाके जाना चाहिए ना। लेकिन सरकारी कर्मचारी कभी गाँव में नहीं जाते। जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तब जो है एसडीएम और डीएम एसपी को भी फुर्सत मिल जाती है, तत्काल गांव में पहुंचे, उससे पहले नहीं पहुंचते। सरकार राजनीति कर रही है। सरकार राजनीति तो कर ही रही है। तो जो भी सरकारें होती हैं राजनीति में इन्वॉल्व रहती हैं, ये गलत है। जनता के साथ न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हो उसे बख्शना नहीं चाहिए, जो निर्दोष हो उसको फंसाना नहीं चाहिए, चाहे जिस दल का हो, चाहे जिस दल का हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो। लेकिन निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए और दोषी को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जिस दल का हो। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसके जिम्मेदार? बताइए सर, कौन? देखो, जो बारिश हुई है उसका क्या हाल है? पूरा थाना। आप भी सवाल पूछ लीजिए, फिर जवाब दे देंगे। ठीक। गोमती नगर में अभी बरसात हुई, पूरा थाना सस्पेंड किया गया। क्यों किया गया? पुलिस वाले भी आजकल वहाँ जो हुड़दंगई हुई है उसको लेके पुलिस वाले पानी से बच के अंदर चौकी में बैठे हुए सुकून से कि हम भीगे ना, हमको सारी सुरक्षा दी जा रही, उसके बाद भी हम भीगे ना, हम बीमार। वीडियो वायरल होने के बाद आपकी सरकार एक्शन में आती है, ऐसा कहना है इनका। अगर वीडियो वायरल नहीं होती तब तो कुछ ना होता। स्वेगी वाला बेचारा, स्वेगी वाला डिलीवरी लेकर के जा रहा है, उसको गिरा करके वहाँ पे भिगोया जा रहा है, उसका पूरी डिलीवरी का। अगर सोशल मीडिया ना हो तो क्या योगी सरकार काम नहीं करेगी? 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बताइए, सदन में योगी जी ने इस पे बोला, जो गोमती नगर की घटना हुई, बताइए तत्काल प्रभाव से जो लोग दोषी थे उनको जेल के सलाखों के अंदर डाला गया और जो भी पुलिसकर्मी 14 लोग जेल के सलाखों में, उसके फोटो हमारे पास है, सबको पता होगा। और जो लोग पुलिसकर्मी जो दोषी थे, जो घटना पे पहुंचे, वीडियो कई मिले हैं, उसमें पुलिस वाले उन दोषियों को मारते हुए लेके बाहर गए और वो भी पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई। ये योगी सरकार है, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अगर किसी भी महिला के साथ उत्तर प्रदेश में कोई जघन्य अपराध करता तो जेल के सलाखों के अंदर होगा। अब इन्होंने कहा कि सही की इस वक्त घटनाएं ज्यादा योगी सरकार पर लगाई जाती। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और यही सीओ की हत्याकांड प्रतापगढ़ में 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी, जब मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा बनते थे। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था। आजकल बहन जी सोशल मीडिया का मामला है, कहीं पर कोई मामला होता तुरंत आदमी घटना दिखाता है। और दूसरी चीज रह गई है, आपने पीडीए के नाम सुना होगा समाजवादी पार्टी का, और पीडीए दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई और नेता विरोधी दल कौन बनाए गए? माता प्रसाद पांडे जी। दूसरी चीज हम आपको बता दें, जैसे इन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों ने कि आरक्षण खत्म, आरक्षण खत्म, लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म, इस तरीके पे समाजवादी पार्टी जो है आई है आज अपनी जगह पे। सर, इस पे आप क्या कहेंगे कि जो अभी अयोध्या वाला जो कांड हुआ है, इस पे आपका क्या विचार है? डीएनए को लेकर अखिलेश यादव का यही कहना है कि उनके पार्टी के वो समर्थक है, इसलिए उनको फंसाया जा रहा है, बिना डीएनए के उनके घर तोड़े दिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो अयोध्या में घटा है, सबसे पहले हम उसकी निंदा करते हैं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो
और बख्शे ना जाएं। दोष साबित होने से पहले तो सरकार घर गिरा दिए जा रहे हैं। ऐसा है वो गलत है। किसी का घर गिरा देना कानूनी रूप से गलत है। और घर में उसके पीछे एक परिवार है, उसकी बहन, बेटी, लड़के और भाई के लड़के, वो भी एक परिवार है। आप घर गिरा देने से उसको क्या मिल जाएगा? हाँ, दोष साबित होता है, जो दोषी होता है उसको आप फांसी दे दीजिए, या उससे बड़ी सजा तो हिंदुस्तान में कुछ है ही नहीं है। फांसी से बड़ी कोई सजा तो है नहीं 302 में। अब इसके बाद आप कार्रवाई क्या कर रहे हैं? जो ये कार्रवाई कर रहे हैं जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। हम इसके लिए कहेंगे कि ये निर्णय गलत है, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। ये आपने देखा यहाँ के लोगों के मत, वो अयोध्या पे क्या सोचते हैं, वो बांग्लादेश पे क्या सोचते हैं। योगी पे किसी का कुछ कहना है, मोदी पे किसी का कुछ कहना है। हम इतना कहेंगे, इंसानियत बची रहनी चाहिए। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए निश्चय टाइम्स के साथ। मैं श्वेता शर्मा, कैमरामैन प्रशांत त्रिपाठी के साथ। धन्यवाद।